स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड नंबर 545। मैं वास्तव में जानकारी एकत्र करने की आपकी अक्षमता से प्रभावित हूँ। जो जानकारी गूगल पर सर्च करके आसानी से हासिल की जा सकती है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। भले ही हमारे सलाहकारों ने हमें साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है, लेकिन मेरी आपके साथ जानकारी साझा करने का कोई इरादा नहीं है। जापानी टीम के वटानी नामक व्यक्ति ने कहा। वटानी जापानी टीम के प्रतिनिधि थे। जिस तरह से उसने व्यवहार किया और बात की, उससे पता चलता है कि वह संभवतः जापानी सेना से था। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही लगा चुके हैं उनका घोंसला कहाँ है, मेघना ने पूछा। ऐसा कुछ। आप चीनियों और भारतीयों को केवल हमारा समर्थन करने की जरूरत है। मैं टीम का नेतृत्व करूंगा और कुछ ही समय में मिशन पूरा कर लूंगा। उसके बाद हम अपने अपने रास्ते अलग हो जाएंगे और वेनिस में फिर से मिलेंगे, वटानी ने कहा। यदि आपके पास कुछ जानकारी है तो हम आपका समर्थन करने को तैयार हैं, मेघना ने कहा। भारतीय टीम के बीजिंग ने भी सिर हिलाया। फिलहाल टीमों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें नहीं पता था कि कहां से शुरुआत करें। वे सभी थोड़े समय के लिए यहाँ रह रहे थे और लाल आभूषण गिल्ड हमेशा खुद को छिपाने में चालाक और अच्छी रही थी। यहाँ तक कि स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी को भी उनका पता लगाने में परेशानी हो रही थी। वे जल्द ही कोई सफलता हासिल करने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि जापानी टीम के पास कुछ बुद्धिमत्ता थी, इसलिए अन्य दो टीमों को केवल मिशन को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने की आवश्यकता थी। यह सभी के लिए लाभप्रद स्थिति होगी। मैं पहले इसे स्पष्ट कर दूंगा, चूंकि हम महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। मिशन पूरा होने पर डार्क नोबल मेटल हमारा हो जाएगा। अकीरा ने तुरंत टीमों को महत्वपूर्ण शर्त के बारे में याद दिलाया। मेघना और वेद ने एक दूसरे पर नजर डाली। इससे पहले मेघना ने कहा, अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा और जानकारी सटीक रही तो हमें आपके इनाम लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या आप उस बारे में आश्वस्त है? क्या हम बोनस को ऐसे ही छोड़ देंगे? सूर्या ने तुरंत कहा। सुरक्षा सबसे पहले। हम लाल आभूषण गिल्ड से मुकाबला कर रहे हैं। वे भ्रष्ट जादूगरों का एक समूह है जो बिना पलक झपकाए मार देते हैं। इसके बजाय मिशन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण है, वेद ने कहा। भारतीय टीम भी यही सोच रही थी। यदि जापानी टीम के पास यह गारंटी देने के लिए पर्याप्त बुद्धि थी कि वे कितने हताहत के मिशन को पूरा कर सकते हैं, तो वे कोई अतिरिक्त जोखिम लेने की जहमत क्यों उठाएंगे। जहां तक डार्क नोबल मेंटल का सवाल है, जापानी टीम अपनी बुद्धि की पेशकश कर रही थी और रणनीति के साथ आ रही थी। वे फॉरवर्ड टीम बनने के भी इच्छुक थे, इसलिए उनके लिए बोनस लेना उचित था। अगर सलाहकारों को पता चलेगा तो हमने डार्क नोबल मेटल के लिए प्रतिस्पर्धा भी नहीं की तो वे हमें डरा देंगे, सूर्या ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसके अलावा यह सच है, हमारे पास कोई उपयोगी जानकारी नहीं थी, मेघना ने कहा। किसी ऑपरेशन में इंटेल ताकत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। इस बार जापानी टीम ने बढ़त हासिल कर ली। लाल आभूषण गिल्ड को हराना बहुत आसान था, जब उन्हें केवल जापानी टीम को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता थी। जापानी टीम को यह भी पता था कि सदस्य कब और कहां एकत्रित होंगे। यह वास्तव में आश्चर्यजनक था कि जैसे कि उन्हें पहले से ही पता था कि वे बहुत पहले ही लाल आभूषण गिल्ड को खत्म करने जा रहे थे। तीनों टीमें आराम करने के लिए वापस चली गई। वे रात को निकलते थे। मेघना और वेद वापस जाते समय चुप रहे। जब वे अपने आवास के करीब थे तो मेघना ने कहा, हालांकि ऐसा लगता है मिशन हाल ही में तय किया गया था। यह स्पष्ट है कि जापानी टीम को विवरण हमसे पहले पता था। मुझे यकीन है कि सलाहकारों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, वेद ने कहा। उन्हें मिशन 2 दिन से कम भी समय में प्राप्त हुआ था। यदि उन प्रत्येक टीम को एक ही समय में मिशन दिया जाता तो जापानी टीम इतने कम समय में जानकारी हासिल नहीं कर पाती। लाल आभूषण गिल्ड के सदस्य जिस स्थान और समय पर एकत्रित हो रहे थे उसे स्पष्ट रूप से गोपनीय रखा गया था। यहाँ तक कि प्रवर्तन संघ या हंटर्स के लोगों को भी जानकारी जानने के लिए वर्षों की जांच और संगठन में घुसपैठ की आवश्यकता होगी। हम सलाहकारों को इसके बारे में बताएंगे, लेकिन लाल आभूषण गिल्ड ने जो अपराध किए हैं उन्हें देखते हुए यह वास्तव में अक्षम्य है।
हम जापानी टीम को अभी उन्हें बाहर निकालने में मदद करेंगे, वेद ने कहा। मेघना ने सिर हिलाया। ऑपरेशन के बारे में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन चूंकि उनका मुख्य लक्ष्य एक घातक ट्यूमर को खत्म करना था, इसलिए उन्होंने अपने संदेह को अभी के लिए अलग रख दिया। यदि जापानी टीम वास्तव में धोखा दे रही थी तो सलाहकार उनके साथ न्याय करेंगे। चूंकि हम रात को निकल रहे हैं, मैं लांशी टाउन के आसपास खरीदारी करने जाऊंगी, रेणु ने घोषणा की। आप जहां भी जाते हैं आपको सचमुच खरीदारी करनी होती है, शिवांगी बड़बड़ाई। बेशक, ऐसी जगह पर दुर्लभ लूट का पता लगाना आसान है। क्या आप भी जा रही हो? रेणु ने पूछा। मैं भी कुछ खरीदने की योजना बना रही थी, शिवांगी ने कहा। दोनों लड़कियां जल्द ही टीम छोड़कर शहर की ओर चल दी। जब आहन ने देखा कि कोई उन्हें शहर का दौरा करने का सुझाव दे रहा है तो उन्होंने आदर्श पर अपनी भुहें उठाई और कहा, क्या आप जाकर देखना चाहेंगे? नहीं, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, आदर्श ने उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। मुझे एक स्ट्रिप क्लब मिला, आहन ने उससे कहा। चलो फिर। जब रेणु और शिवांगी सड़क पर चल रही थी तो रेणु अचानक मुड़ी और एक लंबी गली की ओर देखा। क्या हुआ? रेणु की अजीब प्रतिक्रिया से शिवांगी भ्रमित हो गई। कुछ नहीं, दोनों सड़क पर चलते रहे। इस बीच गली में एक जोड़ी आंखें चालाकी से चमक उठी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2, टाइटल SOS सिग्नल, एपिसोड नंबर 546। बड़ी बहन, मुझे वह व्यक्ति मिल गया है जिसकी तुम तलाश कर रही थी। वह किसी अन्य महिला के साथ है, आंखों का मालिक संचार उपकरण में फुसफुसाया। उसे लुभाने का कोई तरीका खोजो। जरूर, लेकिन आप आश्वस्त हैं कि आप आम बैठक में नहीं जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि मास्टर कैसो इससे प्रसन्न होंगे, आंखों के मालिक ने उत्तर दिया। यहाँ उच्च अधिकारियों ने के बीच की बैठक है, मुझे वहां एक भी शब्द कहने का मौका नहीं मिलेगा। जब हमारी पहली प्राथमिकता उन 3 बेवकूफ़ों का शिकार करना है जिन्होंने स्वीट ग्रास विलेज में हमारी मिशन में हस्तक्षेप किया था, मैं उनकी जिंदा खाल उधेड़ कर उन्हें झंडों के खंभे पर लटका दूंगी, अन्यथा कैरेबियन सागर में मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, ओनी ने कहा। ओमी, आप ठीक कह रहे हैं, शायद मास्टर कैसो इस बार हमें एक बड़ा क्षेत्र दिला देंगे, आंखों के मालिक ने प्रत्याशा में आश्चर्यचकित होकर कहा। मैं आशा नहीं करती। यदि हमारा संघ वैध होने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे प्रतिबंध होंगे। हम मान नहीं सकते, लूट नहीं सकते, हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मुझे जो आनंद आता है वह सोने के ढेर पर बैठना नहीं है, बल्कि मारने और भागने का रोमांच है, ओमी ने उत्तर दिया। लेकिन छोटे बच्चे अब डर में नहीं जीना चाहते। आखिरकार स्क्रैंड हॉल ऑफ लिबर्टी हमें बहुत करीब से देख रहा है, आंखों के मालिक ने कहा। वह भी है। यदि मास्टर कैसो सत्ता में है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि बिग सिस जो चाहे वह कर सकती है? आप जो भी मिले उसे प्रताड़ित कर सकते हैं जब तक कि आप जादुई संघों के लोगों द्वारा नहीं पकड़े जाते, आंखों के मालिक ने कहा। ओह, यह मुझे याद दिलाता है स्वीट ग्रास गांव के ग्रामीण भी बेवकूफ़ों का एक समूह है। वे वास्तव में आश्रय पाने के लिए एक ऐसे स्थान पर भाग गए जो जल्द ही हमारा क्षेत्र बनने जा रहा है। जब उन्हें एहसास होगा कि मैं शहर की नई मेयर बन गई हूँ और गार्ड की जगह उन लोगों ने ले ली है जिन्हें उन्होंने पकड़ा था, तो उनके चेहरे पर भाव बहुत मनोरंजक होंगे, ओमी ने हंसते हुए कहा। लांशी टाउन की एक सराय में आदर्श और आन खट्टे चेहरे के साथ लौटे। बाहर में जाओ। क्या तुम कृपया कोई भी कॉल करने से पहले स्थानीय भाषा सीख सकते हो? वह एक समलैंगिक बार था, कोई स्ट्रिप क्लब नहीं, आदर्श ने गुस्से में कहा। दोस्ती की छोटी सी नाव तुरंत पलट गई। आदर्श आहन की चिंताजनक बुद्धि से अधिक प्रभावित हो रहा था। जब आदर्श को याद आया कि कैसे एक स्थानीय अमीर लड़का उनके पास आया था और डांस फ्लोर पर उन्हें चुलबुली मुस्कान दी थी, तो उन्हें अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। इसे भूल जाओ, चलो वापस चलते हैं और अभ्यास करते हैं, आहन ने असहाय होकर कहा। बेहतर होगा कि पीछे मुड़कर ध्यान किया जाए। उनके पास इस रात को निपटाने के लिए अभी भी मामले थे।
अपनी पूरी निराशा के बाद दोनों अब आनंद लेने के मूड में नहीं थे। जब उन्होंने ध्यान दिया तो समय काफी तेजी से बीत गया। आदर्श अपने थोड़े से समय में शैडो एलिमेंट के एक और स्टार ऑर्बिट को जोड़ने में कामयाब रहा। 343 स्टारों से बने स्टार कॉन्स्टलेशन का निर्माण एक बहुत बड़ी परियोजना थी, इसलिए थोड़ी सी भी प्रगति आदर्श के लिए राहत की बात थी। उसे अंगूठी दिलाने के लिए आहन को धन्यवाद देना पड़ा और वह इस बात के लिए भी आभारी था कि वह बेवकूफ उसे दोपहर में गलत जगह पर ले आया था, नहीं तो उसकी पूरी दोपहर बर्बाद हो जाती। रात्रि भोज के बाद समूह भी गर्ल गार्डन में एकत्रित हुआ। मेघना ने सदस्यों की गिनती की और तुरंत देखा कि रेणु आसपास नहीं थी। उसने तुरंत रेणु से संपर्क करने के लिए संचार उपकरण का उपयोग किया। उम्मीद थी कि वह जल्दी से टीम के साथ फिर से जुड़ जाएगी। हालांकि संचार उपकरण से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। शिवांगी क्या रेणु के साथ नहीं थी? वह कहाँ है? मेघना ने पूछा। हम सड़क पर अलग हो गए क्या वो अभी तक वापस नहीं आई? शिवांगी ने पूछा। मैं संचार उपकरण के माध्यम से उससे संपर्क नहीं कर सकती। इसी बीच भारत और जापान की टीमें आ गई। वटानी ने टीम का नेतृत्व किया और आधीरता से कहा, आपका सदस्य इतना अनुशासनहीन क्यों है? हम तय समय से पीछे रहने का जोखिम नहीं उठा सकते। मेरा मानना है कि वो किसी तरह की परेशानी में होगी, मेघना ने कहा। हालांकि रेणु ज्यादातर समय उदासीन और अकेंद्रित रहती थी, फिर भी वह जानती थी कि कब चीजों को गंभीरता से लेना है। लाल आभूषण गिल्ड को खत्म करने का ऑपरेशन कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसकी संभावना नहीं थी कि उसे देर हो जाएगी। सबसे चिंता की बात यह है कि उसका संचार उपकरण काम नहीं कर रहा था। हमारे पास यहाँ इंतजार करने का समय नहीं है, यह हमारी योजना को बाधित करने वाला है, अकीरा ने कहा। आदर्श और आहन दोनों को बुरा लग रहा था। उन्होंने एक दूसरे पर नजरें डाली और उन्हें लगा कि रेणु मुसीबत में हो सकती है। मेघना, पहले उनके साथ जाओ, हम रेणु को ढूंढ लेंगे, आदर्श ने कहा। सावधान रहना। आदर्श और आहन ने टीम का अनुसरण नहीं किया। वे रेणु की सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित थे। लालाभूषण गिल्ड के लोगों को भागने देना सबसे बड़ी गलती थी। ये लोग प्रतिशोधी झुंड थे और इनकी नजर कई जगहों पर थी। यदि रेणु टीम के साथ फिर से संगठित नहीं हुई तो आहन और आदर्श दोनों को लगा कि उसे लालाभूषण गिल्ड के लोगों द्वारा निशाना बनाया गया होगा। रेणु एक मानसिक जादूगर थी। वह टीम के लिए अधिक सहायक थी। हालांकि अगर उस पर अकेले होने पर घात लगाकर अटैक किया जाता तो उसे भागने में परेशानी होती। सौभाग्य से लाशी टाउन बहुत बड़ा नहीं था। शिवांगी के अनुसार वे बहुत लंबे समय तक अलग नहीं हुए। वे अभी भी इसी समय पर बना सकते हैं। तुम भी सो जाओ और मैं वहां जाऊंगा। आदर्श ने आहन से अलग होकर लांशी टाउन की मुख्य सड़क पर खोज शुरू कर दी। कोनी, क्या तुम मूर्ख हो? मैंने आपसे हमारे टायरों पर लोगो बनाने के लिए कहा था। आप हर बिलबोर्ड पर तीर क्यों बना रहे हैं? यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो बस मुझे बताएं। क्या आपको नहीं लगता इस तरह कंपनी से बदला लेना बचकाना है? सूट पहने एक व्यक्ति ने सड़क पर एक चित्रकार को डांटा। यह काफी जोरदार था। हालांकि आदर्श को स्थानीय भाषा समझ में नहीं आती थी, फिर भी वह उसकी दिशा में नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। तीर? आदर्श उत्सुक था। उसने चित्रकार को करीब से देखा। जब पेंटर को सूट पहने हुए व्यक्ति द्वारा डांटा जा रहा था तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह होर्डिंग पर बड़े बड़े तीर बनाता रहा, मानो कोई संदेश दे रहा हो। खोखली आंखें, अजीब व्यवहार और उसमें जादू की उपस्थिति। मैं समझ गया, बहुत बढ़िया। रेणु क्या स्मार्ट कदम है, आदर्श को एहसास हुआ। तीरों के नीचे 95 की संख्या थी। चीनी भाषा में इसका स्पष्ट अर्थ मुझे बचाओ था। रेणु ने देखा होगा कि वह खतरे में थी। उसने तुरंत पास के एक चित्रकार के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए एक मानसिक जादू चलाया, जिससे उसे मुख्य सड़क पर SOS सिग्नल भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह बिल्कुल शानदार था। आदर्श इस बात से प्रभावित थे कि रेणु कितनी शांत थी और उन्होंने मानसिक एलिमेंट पर कितना प्रेरित उपयोग किया था। जैसे ही आदर्श ने तीरों का पीछा किया, उसे जल्द ही पता चला कि कुछ दीवारें भी उसी तीर से रंगी हुई थी। पेंट अभी तक सूखा नहीं था, जिससे रेणु को ढूंढना बहुत आसान हो गया। जैसे ही आदर्श शहर के बाहरी इलाके के पास पहुंचा, वह मलबे में से भरे एक क्षेत्र में घुस गया जो मशीनरी और बाढ़ से घिरा हुआ था।
किसी भी सामान्य व्यक्ति को अंदर जाने में परेशानी होगी, लेकिन आदर्श को इलाके में जादू की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। आदर्श ने मशीनरी पर छलांग लगाई और तुरंत गंदगी का एक विशाल क्षेत्र देखा। लाल पोशाक को और आभूषण पहने 10 से अधिक जादूगर एक घेरे में खड़े थे और विभिन्न एलिमेंटों के स्पिल के साथ एक त्रिकोणीय वाटर दर्पण पर अटैक कर रहे थे। रेणु त्रिकोणीय वाटर डिफेंस के अंदर मैले कुचैले कपड़ों के साथ खड़ी थी। उसका चेहरा हल्का सफेद था और वह अपने होठ काट रही थी। उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। यदि यह त्रिकोणीय जल दर्पण नहीं होता जो किसी भी एलिमेंट को रक्षा में बदल सकता है, तो वह घात में मर गई होती। मुझे यह देखने में दिलचस्पी है कि आप कितने समय तक जीवित रह सकती है। क्या आप कल्पना कर सकती हैं आपकी ऊर्जा खत्म होने के बाद मैं आपके साथ क्या करूंगी? ओमी चेहरे पर बुरी मुस्कान के साथ घेरे के बाहर खड़ी थी। उसके कई आदमी मर गए थे और उसे बहुत अपमानित भी होना पड़ा था। ओमी संभवतः उन्हें कैसे माफ कर सकती थी? वह पिछले कुछ दिनों से लगातार सोच रही थी कि वह 3 जादूगरों को कैसे यातना देगी। रेणु ने बात नहीं की, यहाँ तक कि एक अतिरिक्त शब्द भी उसकी ऊर्जा बर्बाद करने जैसा होगा। उसने यह देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया कि क्या उसका बैकअप अभी तक आया है। उसने अचानक एक काली छाया को टिमटिमाते हुए और चुपचाप उसकी पीठ से ओमी की ओर आते देखा। रेणु ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जब उसने ओमी के बगल की शैडो से एक भयानक आकृति को निकलते देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। आदर्श! रेणु बहुत खुश थी। आखिरकार वह गधा आ ही गया। सौभाग्य से वो उस आहन जितना मूर्ख नहीं था और उसके द्वारा छोड़े गए SOS सिग्नल को पकड़ने में सक्षम था। आप अभी भी उम्मीद कर रही है कि वह बच्चा आकर आपको बचा सकता है? यहाँ तक कि अगर वह यहाँ है तो भी ये जादूगर तुम्हें मार सकते हैं। ओमी हंसी के बीच में ओमी को अचानक एहसास हुआ कि एक डरावनी अंधेरी उपस्थिति भयानक ठंडक के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। ओमी चौंकी। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने तुरंत हमले से बचने की कोशिश की। हालांकि आदर्श तेज था। विशाल शैडो स्पाइक्स ने ओमी को सभी दिशाओं से घेर लिया और उसकी शैडो पर वार किया, जिससे वह तुरंत स्थिर हो गई। ओमी अपनी जगह पर फंस गई थी। वह अपना जादुई उपकरण भी एक्टिवेट नहीं कर सकी। उसका शरीर असहाय होकर अकड़ गया। अपने आदमियों से उसे जाने देने के लिए कहो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। मेरा मानना है कि सौदा उचित है। आदर्श के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। वह किसी प्रेत की तरह अपना चेहरा ओमी के करीब ले गया। आप एक शैडो मैजिशियन हैं? ओमी ने कहा। आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सा जादूगर हूं। क्या आप जानते हैं कि मैं आप जैसे लोगों के साथ क्या करूंगा? आदर्श ने पूछा। ओमी अविश्वसनीय रूप से निराश थी। उसे अधिक सावधान रहना चाहिए था। हालांकि वह भी एक एडवांस जादूगर थी। एक शैडो जादूगर की हरकत बिल्कुल अप्रत्याशित थी। हालांकि अगर वह 50 मीटर के भीतर होता तो वह उस पर ध्यान देती। एक बड़ी भूल। वह दूसरी बार उनके हाथ लग गई थी। क्या होगा अगर मैं उसे जाने ना दूं? मुझे उसकी जान के बदले अपनी जान देने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे साथी तुम्हें भी मारने वाले हैं। ओमी कई वर्षों तक एक डाकू होने के कारण आदर्श को अपनी अनियंत्रितता से डराने की कोशिश करते हुए पीछे हट गए। तो फिर तुम अब मर सकती हो, आदर्श ने तिरस्कारपूर्ण कहा। आदर्श ने यह ऑफर सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वह जल्दी में था। वह यहाँ ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उन्हें डार्क नोबल मेंटल में काफ़ी दिलचस्पी थी। उसने जिस महिला को बंधक बनाकर रखा था उसे रेणु से बदलने की पेशकश करके उसने लाल आभूषण गिल्ड के छोटे कैप्टनों से लड़ने से बचने की कोशिश की। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि महिला ने इसके बजाय कठिन रास्ता चुना। उसे सचमुच आदर्श को उन सभी को मारने के लिए मजबूर करना पड़ा। यदि यह उनकी इच्छा होती तो आदर्श को इसे पूरा करने में कोई आपत्ति नहीं होती। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।